जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और हिस्ट्री के डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक को, और जो सेकंड यूनिट है बुक का उसके पहले ही चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट के वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है और इसी पर आधारित ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। तो सिविल सर्विसेज 2018 में आपसे पूछा गया कि बताइए कौन से जो फॉरेन ट्रेवलर हैं इन्होंने काफ़ी डिटेल वे में डिस्कस किया है भारत के डायमंड और डायमंड माइंस के बारे में। तो लास्ट के वीडियो में मैंने आपको इनके बारे में बताया था। तो आंसर क्या है फिर इसका सोचिए वीडियो पॉज करके। इसका आंसर है ट्रेवर्नियर। तो हमने दो ट्रेवलर्स पर स्पेशली फोकस किया, बर्नियर पर और ट्रेवर्नियर पर। दोनों फ्रांस से थे। बर्नियर की अगर मैं बात करूं तो ये फिजिशियन थे, पेशे से डॉक्टर भी थे। किनके? दारा सिकोह के। जबकि ट्रेवर्नियर की बात करें तो ये एक जेम मर्चेंट थे, हीरे के व्यापारी थे। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया डायमंड्स के ऊपर और एक तरीके से ये यहाँ की व्यापार व्यवस्था से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट थे और इन्होंने कंपेयर भी किया यहाँ के ट्रेडिंग सिस्टम को यूरोप के ट्रेडिंग सिस्टम के साथ। तो इंपॉर्टेंट है ये और काफ़ी आसान है। देखिए थीम से ये चीज़ें कवर हो जाती हैं और ऐसे क्वेश्चंस अभी भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 1999 का है। आपको बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। क्या जहांगीर विलियम हॉकिंस से संबंधित है, अकबर सर टॉमस रो से, शाहजहां ट्रेवर्नियर से और औरंगजेब मनुची से। देखिए मैंने आपको बताया था कि शाहजहां के टाइम पे फ्रांस से दो ट्रेवलर्स मेनली आते हैं। एक का नाम है ट्रेवर्नियर और दूसरे का नाम है बर्नियर। बर्नियर तो फिजिशियन थे लेकिन ट्रेवर्नियर मर्चेंट थे। तो ये पेयर सही है। हाँ, ट्रेवर्नियर शाहजहां के दरबार में आते हैं। मनुची की बात करें तो ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये औरंगजेब से संबंधित है, सही बात है ये। टॉमस रो देखिए जहांगीर के दरबार में ही आते हैं और विलियम हॉकिंस भी। तो ये अकबर से संबंधित नहीं है बल्कि जहांगीर से संबंधित है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 2। क्यों? क्योंकि ये इनकरेक्ट पेयर है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि कौन से जो यूरोपियन ट्रेवलर है ये कभी भी यूरोप रिटर्न नहीं करते हैं और भारत में ही सेटल कर जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मनुची। तो ये पेज देखिए एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेज 122। सबसे पहले हमने रॉबर्ट नोबिली की बात की जिन्होंने बहुत सारे इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, और इसके बाद पोर्टुगीज़ राइटर बारबोजा की बात की जो साउथ इंडिया से संबंधित है। साउथ इंडिया के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ अपनी बुक्स में डिस्कस किया है। ट्रेवर्नियर की बात करें तो ये भारत ट्रेवल करते हैं, वो भी 6 बार से भी ज़्यादा, और ये ज्वेलर होते हैं, फ्रेंच ज्वेलर, और ये काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं इंडिया के ट्रेडिंग कंडीशन को लेकर के। इसके बाद हमने इटली के डॉक्टर मनुची की बात की जो कभी भी यूरोप रिटर्न नहीं करते हैं। तो इसी फैक्ट पे ये सवाल था। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। इसके बाद हमने बर्नियर की बात की तो बर्नियर पेशे से डॉक्टर थे और दारा सिकोह के फिजिशियन के रूप में ये कार्य करते हैं। सो हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो ये था कि अल बरूनी ने कास्ट सिस्टम को किस तरीके से डिफाइन किया है। तो अल बरूनी ने ये कहा, एक ही लाइन की बात आपको याद रखनी है कि जो सोशल डिवीजन है या जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में जो फॉलो किया जा रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे, वो केवल भारत में ही यूनिक नहीं है, अन्य जगहों में भी इस तरीके के फीचर्स देखने को मिलते हैं सोसाइटी के अंदर। दोस्तों नाउ हम बात करेंगे इब्न बतूता से ही संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स की। तो देखिए जब इब्न बतूता दिल्ली पहुंचते हैं 14th सेंचुरी में, तो उस टाइम पे एक तरीके से आप कह लें कि ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट बन चुका था। और यूरोप के मुकाबले अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया में देखने को मिल रहा था। अब जैसा कि हमें पता है इब्न बतूता कई जगहों पे ट्रेवल करते हैं और बहुत सारे अलग अलग लैंड्स में ट्रेवल करके पहुंचते हैं, सेक्रेड श्राइन्स को पास करते हैं। इसके बाद काफ़ी सारा वक्त गुजारते हैं लर्नेड लोगों के साथ, रूलर्स के साथ, और इसके बाद एक तरीके से जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर होता है जिनमें अलग अलग भाषाओं का संगम देखने को मिलता है, अलग अलग आइडियाज़ देखने को मिलते हैं, तो उस तरीके की चीज़ों से ये रूबरू होते हैं। दोस्तों इब्न बतूता यह भी डिस्क्राइब करते हैं कोकोनट और पान के बारे में कि ये दो तरीके के पौधे हैं जो कि कम्प्लीटली अनफेमिलियर हैं इंडिया की ऑडियंस के साथ। इब्न बतूता ने इंडियन सिटीज़ को किस तरीके से डिफ़ाइन किया है? तो इन्होंने बताया है कि जो इंडिया की सिटीज़ हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए, जिनके पास रिसोर्सेज, स्किल, ये चीज़ें हैं। और एक बात और है कि देखिए इंडिया की जो सिटीज़ हैं उस टाइम के हिसाब से अगर देखें तो डेंसली पॉपुलेटेड हैं, प्रॉस्परस हैं, और कुछ अगर ओकेजनल डिस्टर्बन छोड़ दिए जाए तो इसके बाद सारी चीज़ें एक तरीके से बहुत ही बेटर देखने को मिलती हैं। और यह भी बात है इब्न बतूता के अकाउंट से पता चलता है कि जो ज़्यादातर शहर हैं उनमें क्राउडेड स्ट्रीट्स देखने को मिलते हैं, और एक तरीके से जो मार्केट है वो बिल्कुल ब्राइट है, कलरफुल है, बहुत सारे लोग मार्केट में देखने को मिलते हैं।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इब्न बतूता ने किस सिटी को, एक वास्ट सिटी जिसमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एक तरीके से, ये इब्न बतूता के द्वारा कहा गया, तो ये दिल्ली को कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता के द्वारा। वीडियो पोस्ट करके आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं किस तरीके से इब्न बतूता ने बहुत ही डिटेल में दिल्ली को डिस्क्राइब किया है अपने टेक्स्ट में। दोस्तों, इब्न बतूता का कहना था कि जो बाज़ार हैं इंडिया के, ये केवल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की ही जगह नहीं है, बल्कि एक तरीके से सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी हब है। ज़्यादातर जो बाज़ार हैं इनमें मॉस्क, टेम्पल देखने को मिलते हैं, और डांसर, म्यूजिशियन, सिंगर, इन चीज़ों या जो पब्लिक परफॉर्मेंस है, इन चीज़ों के लिए भी जगह हैं। इब्न बतूता ने यह भी बताया है कि जो इंडिया की एग्रीकल्चर है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बिकॉज़ यहाँ की सॉइल काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। तो ये चीज़ हर ट्रेवलर में आपको कॉमन देखने को मिलेगी कि वो इंडियन सॉइल की काफ़ी तारीफ़ें करते हैं, बिकॉज़ अगर फर्टिलिटी के हिसाब से देखें तो काफ़ी सारी फसलें लगाई जा रही थी बाकी जगहों के कंपैरिजन में। और यही बात है कि एक साल में 2 बार क्रॉप्स जो हैं ये फार्मर्स कल्टीवेट कर सकते थे इंडियन सॉइल में। और इसके बाद इन्होंने यह भी बताया कि जो इंडिया है इनमें वेल इंटीग्रेटेड विथ इंटर एशियन नेटवर्क ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स देखने को मिलता है, यानी ट्रेड के मामलों में या कॉमर्स के मामलों में इन चीज़ों में इंडिया काफ़ी आगे है। और इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी इंडिया में जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। वेस्ट एशिया की बात कर लें या फिर साउथ ईस्ट एशिया की, जिनसे काफ़ी सारा प्रॉफिट भी हो रहा है इंडियन आर्टिसन और मर्चेंट्स को। अगर इंडियन टेक्सटाइल की बात करें, खास करके कॉटन क्लोथेस की या मसलिन्स की, तो इनके भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इब्न बतूता यह भी बताते हैं कि जो सर्टेन वेराइटीज़ हैं फाइन मुस्लिन की, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, और ये मेनली ढाका, बांग्लादेश, इन रीजन में ग्रो की जाती थी। इब्न बतूता ने कम्युनिकेशन सिस्टम की भी बहुत तारीफ़ की है, और ये बताया है कि जो सभी ट्रेड रूट्स हैं इनमें काफ़ी बेटर वे में इंस हैं। इंस का मतलब एक तरीके से जो सराय होता है ट्रेवलिंग के दौरान, जो कुछ टाइम के लिए ठहरने के लिए काम आता है, गेस्ट हाउसेज के जैसा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। हर ट्रेड रूट्स के साथ ये चीज़ कॉमन है, तो एक तरीके से काफ़ी अच्छा फीचर है, बहुत ही सहूलियत मिलती है इससे यात्रियों को। इब्न बतूता यह भी बिल्कुल आश्चर्यचकित है एक तरीके से कि पोस्टल सिस्टम यहाँ का काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, जिससे जो मर्चेंट्स हैं ये ना केवल अपने इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हैं, बल्कि बिल्कुल लंबी दूरियों को भी काफ़ी तेज़ी से कवर कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें इन्हें डिस्पैच करनी होती है इन्हें काफ़ी कम समय में कर लिया जाता है। और जो पोस्टल सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है कि केवल 50 दिनों में ही दिल्ली से सिंध पहुंचा जा सकता है। तो उस टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो ये काफ़ी बड़ी बात थी। और जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जासूसों के, यह भी सुल्तान तक पहुंच जाते थे पोस्टल सिस्टम के माध्यम से केवल 5 दिनों में। बिकॉज अगर कोई रूलर है किसी अन्य रूलर के खिलाफ किसी तरीके की साजिश कर रहा है, तो ये 5 दिनों के भीतर ही राजा को पता चल जाता था उनके जासूसों के थ्रू। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो सोर्सेज है ये आपको इग्नोर नहीं करने हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इब्न बतूता किस तरीके से पोस्टल सिस्टम को डिफाइन करते हैं। देखिए, इंडिया में जो पोस्टल सिस्टम है ये 2 तरीके का होता था, ये इब्न बतूता का कहना है। और इन्होंने किस तरीके से 2 कैटेगरीज में बांटा है। पहला तो ये कि जो हॉर्स पोस्ट है ये उलूक कहलाता था, और इनमें क्या होता था कि रॉयल हॉर्सेज होते थे जिन्हें हर 4 मील की दूरी पर रख दिया जाता था, जिससे काफ़ी तेज़ी से इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सके। और इसके अलावा एक और तरीके का पोस्ट था, वो था फूट पोस्ट। यानी हमने 2 तरीके के पोस्ट की बात की, इसे ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला था हॉर्स पोस्ट, दूसरा फूट पोस्ट। तो फूट पोस्ट में क्या था कि हर 3 स्टेशन, हर 1 मील में 3 स्टेशन होते थे, और प्रत्येक स्टेशन को दावा कहा जाता था, जो कि मील का 1/3 होता था। यानी 1 मील है, ठीक है, 1 मील में 3 स्टेशन है, और प्रत्येक स्टेशन में प्रत्येक मील जो है इसका 1/3 पे दावा है। अब डेफिनेटली इस फीचर से काफ़ी आसानी होगी, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर देखने को मिलता है। तो पोस्टल सिस्टम 2 तरीके के हैं, आपको बस नाम याद रखना है। आपसे बस नाम पूछा जाएगा कि हॉर्स पोस्ट को क्या कहते थे, तो उलूक कहते थे। जबकि जो फूट पोस्ट है इन्हें क्या कहते थे, इन्हें कहते थे दावा। ये क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, एनडीए में भी पूछा गया है और एन एग्जाम में भी। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल रिसेंट का है, एनडीए के पेपर का। आपसे ये पूछा जा रहा है कि किन्होंने मेडिवल इंडियन पोस्टल सिस्टम को डिस्क्राइब किया है 2 तरीके से। पहला हॉर्स पोस्ट जिन्हें उलूक कहा जा रहा था, और दूसरा फूट पोस्ट जिसे दावा कहा जाता था। नाउ आंसर करिए इस क्वेश्चन का, क्या ये अल बरूनी है, बारबोजा है, इब्न बतूता है, या सैदी अली रईस है। तो अभी हमने देखा, हम बात कर रहे हैं किनकी, इब्न बतूता की। ये देखिए
तो ये चीज़ है जो मैटर करती है कि आप जब चीज़ों को पढ़ते हैं तो कितने ध्यान से पढ़ते हैं, बिकॉज ये डेफिनेटली एक काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक तो सोर्स से पूछा जा रहा है और इस तरीके के माइन्यूट फैक्ट्स को याद रख पाना बहुत मुश्किल है, बट यही जो 2-4 सवाल होते हैं एक तरीके से, जो एक तरीके से डुएबल तो होते हैं बट काफ़ी उन्हें मुश्किल होती है। तो एनसीईआरटीज़ को जब आप बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में, तब आपको एग्जैक्टली आइडिया मिल जाएगा कि जब आप उस बुक को पढ़ें तो इन फ्यूचर उनसे किस तरीके से सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं। नौ बॉक्स को भी कवर कर लेते हैं, बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं अब्दुल रजाक की। अब्दुल रजाक समरकंदी के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये 1440s में भारत आते हैं और साउथ इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ अपने अकाउंट्स में डिस्क्राइब करते हैं। तो इनका क्या परसेप्शन रहा वो देखिए। तो इनके जो ट्रेवलॉग हैं, ट्रेवलॉग का मतलब यात्रा वृतांत होता है, यात्रा से संबंधित जो पुस्तकें लिखी जाती हैं। तो 1440s में इनके द्वारा जो लिखी गई, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्सचर है इनकी बुक इमोशन और परसेप्शन का। एक तरफ तो ये अप्रिसिएट नहीं करते जो वो कालीकट में देखते हैं, कालीकट का प्रेजेंट नेम कोझिकोड, तो कालीकट जो कि केरला में है, इनमें ये डिस्क्राइब करते हैं कि वो इस तरीके के लोगों को देखते हैं जिनके बारे में वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, और ये एक स्ट्रेंज नेशन के रूप में इंडिया को डिस्क्राइब करते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है, 4 ऑप्शन देकर के आपको पूछा जा सकता है कि किस ट्रेवलर के द्वारा जो 1440s में अपने अकाउंट्स में इंडिया को एक स्ट्रेंज नेशन के रूप में डिफाइन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हम बात करें अब्दुल रजाक समरकंदी की। बाद में वो जब भारत आते हैं और मैंगलोर पहुँचते हैं और वेस्टर्न घाट को क्रॉस करते हैं, तो फिर वहाँ पर ये एक टेम्पल देखते हैं और फिर उसके बाद ये बिल्कुल एडमायर करते हैं उस चीज़ को और बताते हैं किस तरीके से विदिन 3 माइल्स में ही ये एक आइडल हाउस देखते हैं और जो दुनिया में और कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। ये एक स्क्वायर था जिसमें 10 यार्ड्स एक साइड में देखने को मिले और इनकी हाइट 5 यार्ड की थी और ब्रॉन्ज से ये कवर्ड हैं, जिनमें 4 पोर्टिकोज भी देखने को मिलते हैं। एंट्रेंस की बात करें तो एक स्टेचू है जो कि ह्यूमन बीइंग के जैसी हैं, फुल स्टेचर हैं, गोल्ड की बनी हुई हैं और इनमें आइज़ के अंदर 2 रेड रूबीज़ भी हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी एडमायर करते हैं इस चीज़ को। दोस्तों ना हम बर्नियर के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे, हालांकि हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, बट इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि बर्नियर का इंडियन सोसाइटी को लेकर के क्या परसेप्शन रहा। तो देखिए अगर इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता ने वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी जो उन्हें इम्प्रेस करती थी या जो काफ़ी उन्हें एक्साइटिंग लगी, क्योंकि ये इनकी नोबेलिटी से काफ़ी प्रभावित हुए। अब बर्नियर की अगर हम बात करें तो ये एक डिफरेंट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें कंपेयर करने में ज़्यादा लगे रहे। जो भी इंडिया में इन्होंने देखा उसे यूरोप से कंपेयर करा और इन जनरल अगर हम बात करें तो फ्रांस से पर्टिकुलरली कंपेयर किया, इन जनरल यूरोप से और खास कर तौर पे फ्रांस से। अब ये चीज़ें किस तरीके से कंपेयर की गई हैं यह भी समझते हैं। पहले तो आपको याद रखना है बर्नियर की बुक का नाम, नोट डाउन करना, यही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि बर्नियर की जो बुक है इसका क्या नाम है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। अब इनमें काफ़ी कुछ इन्होंने ऑब्जर्व करके लिखा है और क्रिटिकल इंसाइट्स भी दिए हैं। अब इनके जो अकाउंट्स हैं इनमें ये इन्होंने डिस्कस किया है और मुगल्स की हिस्ट्री पर भी बात की है विद इन सम सॉर्ट ऑफ अ यूनिवर्सल फ्रेमवर्क, और इन्होंने कंपेयर करा है मुगल इंडिया को कंटेम्पररी यूरोप के साथ, यानी उस समय के यूरोप में और इंडिया में खास तौर पर जो मुगल एम्पायर है उनसे कंपैरिजन किया है। और एक बात और, जनरली एम्फेसाइजिंग द सुपीरियरिटी ऑफ द लाटर, यानी यूरोप के जो किंग्स हैं या यूरोप में जिस तरीके का सिस्टम चल रहा है उससे ये ज़्यादा प्रभावित हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये कि मुगल इंडिया और यूरोप से इन्होंने जो कंपेयर करा है वो मुख्यतः इस बात पे करा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर के, कि इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी की कमी देखने को मिलती है और प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड, यानी लैंड की प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। तो बर्नियर को क्या लगा, बर्नियर को ये लगा कि जो मुगल एम्पायर है इसमें जो राजा हैं ये सारे लैंड को ओन करके रखे हुए हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन लैंड को अपने नोबल्स में, और इसका काफ़ी बुरा परिणाम देखने को मिलता है। बेसिकली इस तरीके का सिस्टम उन्होंने देखा होगा, अलग अलग तरीके के लैंड्स थे, हमने ये कवर भी करा है। जैसे मान लीजिए जागीर लैंड है या किसी भी तरीके का है जो नोबल्स को लैंड दिए जा रहे हैं किसी भी रूप में, तो बर्नियर को लगा कि किंग के पास सारे लैंड है, लैंड पर मालिकाना हक है और वो सारे तो नोबल्स को डोनेट कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये चीज़ इन्हें बुरी लगी और इसके बाद ये परसेप्शन केवल बर्नियर को लेकर के यूनिक नहीं था, बल्कि ज़्यादातर ट्रेवलर्स ने इस बात का जिक्र किया है 16 और 17 सेंचुरी के टाइम पे। क्या मुद्दा रहा? मुद्दा मेनली यही रहा कि लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी देखने को मिलती है इन लैंड में, किसमें, इंडिया के अंदर। ये यूरोपियन ट्रेवलर्स ने मेनली लिखा। अब इसके बाद बर्नियर का ये कहना था कि जो लैंड होल्डर्स हैं ये अपने लैंड को अपने चिल्ड्रन में पास नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन्हें लगता था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा नहीं है लैंड में, और सस्टेनेंस, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन, इन चीज़ों पर ये काम नहीं कर रहे थे। क्योंकि प्रोडक्शन एक्सपेंड करने का क्या फ़ायदा होता अगर ये अपने चाइल्ड को इनहेरिट ही नहीं कर सकते थे उन लैंड्स को। तो
नॉर्म बॉक्स डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। देखिए हम एक और ट्रेवलर की बात करने वाले हैं, ये डच ट्रेवलर है, इनका नाम है पेल्सार्ट। इन्होंने भी ईयरली डिकेड्स में 17th सेंचुरी में ट्रेवल किया और बर्नियर की तरह ही ये भी काफ़ी शॉक थे पॉवर्टी को देख करके। और इन्होंने क्या कहा कि पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही मिजरेबल है, जिससे जो लोगों का जीवन है इसे एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया जा सकता है एज अ होम ऑफ स्टार के रूप में, जो कि एक बीटर व्यू के ड्वेलिंग प्लेस को दिखाता है। और इसके बाद इन्होंने किसे रिस्पॉन्सिबल ठहराया इतनी गरीबी को लेकर के? स्टेट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। और इनके बाद इन्होंने क्या कहा कि सो मच इज रंग फ्रॉम द पीजेंट्स, यानी इतना कुछ किसानों से ले लिया गया है, छीन लिया गया है कि इवन ड्राई ब्रेड इज स्कार्सली लेफ्ट टू फील देयर स्टमक्स, यानी अपनी पेट भरने के लिए उनके पास केवल ड्राई ब्रेड बचे और वो भी बहुत मुश्किल से। तो एक बहुत बड़ी बात उस टाइम के हिसाब से इन्होंने कही। और रिस्पॉन्सिबल किन्हें ठहराया गया है? तो स्टेट को। अब ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो सिंपली याद रखिएगा कि जो वाइड स्प्रेड पॉवर्टी 17th सेंचुरी में डिस्क्राइब की गई, किनके द्वारा? पेल्सार्ट के द्वारा। ये क्वेश्चन CDS 2018 का है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, आपको स्टेटमेंट दिया गया और बताना है कि ये किनसे संबंधित है। सो मच इज रंग फ्रॉम द पीजेंट दैट इवन ड्राई ब्रेड इज स्कार्सली लेफ्ट टू फिल देयर स्टमक। अभी हमने वर्बेटिम यही लाइन पढ़ी कि पीजेंट से इतना कुछ छीन लिया गया कि उनके पास ड्राई ब्रेड मुश्किल से बचा है अपने पेट को भरने के लिए। और ये CDS का क्वेश्चन है। किस यूरोपियन ट्रेवलर ने ये स्टेटमेंट कहा है अबाउट द कंडीशन ऑफ फेसेंट्री इन द मुगल एम्पायर? तो मुगल एम्पायर से संबंधित किस यूरोपियन ट्रेवलर का ये कमेंट रहा? पेल्सार्ट का, फ्रांसिस्को पेल्सार्ट का, बर्नियर का, ट्रेवर्नियर का या मनुची का? तो हमें इसका आंसर पता है, क्या है? ऑब्वियसली पेल्सार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे करके जब आप पढ़ेंगे, बॉक्सेस पे ध्यान देंगे और खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तभी आप समझ पाएंगे एग्जैक्टली कि क्या पूछा जा सकता है किसी टॉपिक से संबंधित। तरीके का यूनिक फैक्ट देखने को मिले उससे नोट डाउन कर लें, क्वेश्चन बनेगा तो काफ़ी बढ़िया लेवल का बनेगा, बहुत कम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। बर्नियर ने भी खूब क्रिटिसाइज किया एक तरीके से स्टेट को, और पीजेंट्स की बुरी स्थिति को भी लिखा है द पुअर पीजेंट के नाम से। ये आप पढ़ सकते हैं बर्नियर का डिस्क्रिप्शन क्या रहा पीजेंट्री पर। और इन्होंने लगभग उसी तरीके की बातें कही है कि बहुत कम इनके पास बचता है खुद की पेट भरने के लिए, और इसमें फॉल्टी लैंड ओनरशिप जिम्मेवार है। कुछ तो इन्होंने किंग्स के बारे में भी लिखा है कि किंग्स के साइड से भी कुछ इशूज़ हैं, ताकि इससे फार्मर्स को दिक्कतें हो रही हैं। तो जैसे ये लाइन पढ़िए, बर्नियर वाज पार्टिसिपेटिंग इन कंटेम्पररी डिबेट्स इन यूरोप। तो यूरोप में ये एक मुख्यतः डिबेट चलती थी कि किस तरीके से जो लैंड ओनरशिप है, ये फॉल्टी लैंड ओनरशिप के कारण दिक्कतें हो रही हैं। और इन्होंने यह भी बताया कि जो डिस्क्रिप्शन है मुगल इंडिया के बारे में, ये एक तरीके से वार्निंग के जैसा सर्व करेगी जो भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के मेरिट को। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज पर बर्नियर, और यही जो चीज़ है ये पीजेंट्स की स्थिति को बेहतर कर सकती है। तो अगर दो लाइन में बात करें तो बर्नियर ने इंडियन सोसाइटी को किस तरीके से डिफाइन किया है? इन्होंने कहा है कि इनमें अनडिफरेंशिएटेड मासेस का ये एक ग्रुप है, और जिसमें इम्पावरिस्ड पीपल हैं और सब्जुगेट किए जा रहे हैं स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ बहुत ही रिच और पावरफुल रूलिंग क्लास के द्वारा। और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर और रिचेस्ट ऑफ द रिच के बीच कोई सोशल ग्रुप या सोशल क्लास नहीं है। कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो बर्नियर के अकॉर्डिंग कोई मिडिल क्लास एग्जिस्ट नहीं करती थी इंडिया में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट इसके आने वाले हिस्से में हम कवर करेंगे बर्नियर किस तरीके से यूरोपियन किंग को वार्निंग भी देते हैं इंडिया के मुगल मॉडल से इंस्पायर होकर के। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग हैं, आपको बहुत, अगर आप इन चीज़ों को अगर अच्छे से समझेंगे तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।